कि आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप ब्रीडिंग क्या होती है। इसके बारे में मैंने ये एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। ये क्या हुआ? ठंड लग दी। ओके। आज हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा ब्रीडिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है, ब्रीडिंग टेक्निक्स क्या है, की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेथड्स कौन कौन से हैं, हम केस स्टडी, चैलेंजेस। ब्रीडिंग क्या होती है? व्हाट इज अ प्लांट ब्रीडिंग? आपका क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज अ प्लांट ब्रीडिंग? जी मैंने इसमें ना इसमें अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि लोगों को जो डिजायर है कि पेट सेलिंग को आप देख सकते हैं जेनेटिक्स चेंजिंग करके ये भी कर सकते हैं। उससे कोई मीनिंग के बाद एमसी क्रॉप के साथ पेट के बाद जी बच्चे आप व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? एक्सीलेंट। जी बच्चे आप बताएं क्या बात है। आपको फिर शुरू पड़ेगा जी। क्वालिटी और की वजह से भी ओके। अब ये है कि अच्छा, आप लोगों को एक लफ्ज पता है, व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन किसे कहते हैं? विद टाइम, विद इनहेरिटेंस। भी आपकी किसी भी क्रॉप के अंदर चेंज आना विद टाइम एंड विद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है वो क्रॉप क्या होगी, अगली जनरेशन में भी जाएगी। वो जो म्यूटेशन आई है वो अगली जनरेशन में भी जाएगी, उसे कहते हैं एवोल्यूशन। लेकिन एक्चुअली आपको पता है ना, डिजास्टर्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज होती है पूरी दुनिया के अंदर। अगर किसी जगह टेम्परेचर पहले ज्यादा था, बाद में कम हो जाए, या किसी जगह डेजर्ट थे वहां पर अमेजोन बन जाए। कहा जाता है कि अगर अमेजोन खत्म हो जाएगा ना, तो डेजर्ट भी नहीं रहेगा। डेजर्ट वो जो है इस तरह करके है ये। इतनी पूरी दुनिया के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आती रहती है। ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। अगर वो मॉडिफिकेशन विद इनहेरिटेंस हो तो प्लांट वहां से सर्वाइव कर लेगा, जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। और इसी को हम सिलेक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिलेक्शन भी कहते हैं। या हम वो डार्विन की थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, इसे क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन ये काम होता है नेचर में। नेचर में काम होने के लिए जो कई कई साल लग जाते हैं, क्या हो जाते हैं? कई कई साल लग सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यही काम आर्टिफिशियली हम करें, वो ब्रीडिंग में आएगा। इसलिए मैंने समटाइम कहता होता हूँ कि ब्रीडिंग की ना सादी डेफिनेशन, दो लफ्ज वाली, मैं कहता हूँ फोर्स्ड एवोल्यूशन। फोर्स्ड एवोल्यूशन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये यार ये फोर्स्ड एवोल्यूशन जो है ना, आप समझो अभी आप प्लांट ब्रीडिंग की अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? फोर्स्ड एवोल्यूशन। समझ आ गई? अब यहाँ पर लिखा है आर्टिफिशियल कार्बन focus on the enhancing plant traits for better yield, quality and resilience. It is crucial for ensuring food security and adapting to climate change. ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ हैं ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, मॉडर्न। हम ये दोनों मेथड यहाँ पढ़ेंगे जी। ओके। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसको कहते हैं ना आपके, इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसलिए आजकल पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग थी ना, वो हो गई है खत्म। अब क्या हम मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग की तरफ गए हैं लोग,
या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की करनी ना। मैं आपको यही पढ़ाऊंगा इसमें, ज्यादा ट्रेडिशनल ब्रीडिंग के ऊपर थोड़ा सा टच दूंगा, लेकिन फिर मैं आपको मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग की तरफ लेके जाऊंगा, फिर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ, क्योंकि आजकल इसमें रिन्यूएबल रिसर्च के लिए सारा काम आजकल ब्रीडिंग का मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के ऊपर हो रहा है। टिमजी में या पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर, कैम में भी सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर ही काम हो रहा है, और लंग्स में सारा काम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर हो रहा है। ठीक है, आप गए उधर, देखा है आपने। अच्छा, अब इसके अंदर जो सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है या ग्राफ्टिंग है, मेथड दैट हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर सेंचुरीज फोकस ऑन डिजायर्ड, ये है ट्रेडिशनल, जो मेंडल की लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस सारी बेसिक्स वही है। लेकिन इसके अंदर मॉडर्न टेक्निक के अंदर बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गई है, क्रिस्पर के थ्रू आप जेनोम एडिटिंग कर लेते हैं, टिश्यू कल्चर है उसके अंदर भी हम काम कर लेते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन इस, इससे हम एक तो फास्टर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और हम प्लांट को, आपको पता है जो बासमती राइस है 1970 में उसका पहला क्रॉस हुआ था, ये था क्लासिकल जेनेटिक ब्रीडिंग। उसमें क्या हुआ था कि वो 26 साल बाद वो वैरायटी डेवलप हुई थी। कितने साल लगे थे? 26 years। लेकिन मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के थ्रू हम यही काम 4 से 5 साल में कर सकते हैं। 4 से 5 साल के अंदर हम आजकल, अगर ब्रीडिंग का प्रोसेस है, इवन इससे भी लेस हम कर सकते हैं, जो आजकल की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आई है ना, उसके थ्रू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा 3 होता है। मैं अक्सर कहता हूँ, हमारी जो एग्रीकल्चर की रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यील्ड को एनहांस करना, क्वालिटी, क्वांटिटी और शेल्फ लाइफ। ठीक है, यही यहाँ पर बताया होगा, एनहांस प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया टू बी, फिर आएगा क्वालिटी, ठीक है, न्यूट्रिएंट लाइक फ्लेवर, न्यूट्रिशन, मार्केटेबिलिटी, और रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है? स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक है, क्रिएटिंग वैरायटीज दैट विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक ड्राउट और, ठीक है। अब जेनेटिक बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है जेनेटिक्स की, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है कि जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग फोकस ऑन हेरिडिटी ट्रेट। हेरिडिटी किसे कहते हैं? जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं। जीन एक्सप्रेशन, जो मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें भी इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कंटिन्यूस रखेंगे कि कौन सी ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसके अंदर कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी क्रॉप की यील्ड के ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर इंप्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिस तरह भी आपने कहा था कि उसके अंदर जीन आइडेंटिफाई ऐड करके हम उसके अंदर जीन्स को की डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? वैरायटी, डाइवर्सिटी कहते हैं मैनी फार्म्स। ठीक है, एक ही चीज की काफी फार्म्स होना, उसे हम कहते हैं, फर्ज किया एक सीड है जो राउंड है, एक रिंकल्ड है, इस तरह, या उसका दरमियान में कोई इस तरह डिफरेंट फार्म्स बन जाना, इसे कहते हैं डाइवर्सिटी। जितना आपके यहाँ पर हम देखेंगे, अगर एक बंदा है उसका कद है 6 फुट, एक का 5.9 है, एक का 5.7 है, ये डाइवर्सिटी है। अगर सबका 5.7 हो तो डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अच्छा, डाइवर्सिटी इज गुड, बाय। इवन डाइवर्सिटी इज वेरी गुड फॉर बिजनेस पर्पस। आप स्टोर पर जाते हैं ना, जहाँ पर आपको टोमेटो की 10 डिफरेंट वैरायटीज मिल सकती है ना, तो आप वही जाओगे। अगर एक स्टोर है जहाँ पर सिर्फ एक ही टोमेटो की वैरायटी मिलती है, लोग कहें यार उसे ना मजा नहीं होगा, एक कोई तरह का। ठीक है, अगर हमारे पास वैरायटी होगी तो लोग कहेंगे समटाइम दे नीड, और इसीलिए डाइवर्सिटी इज वेरी गुड फॉर बिजनेस पर्पस एज वेल। ठीक है, तो इसलिए हेंस अंडरस्टैंडिंग दीस कांसेप्ट्स इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग इंप्रूव क्रॉप वैरायटीज। ठीक है, अब ये वो जेल, ये डीएनए के होते हैं, या इसको ब्रीडिंग कहते हैं, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। हम इसके डिफरेंट जो वैरायटीज है ना, उसका डीएनए जेल के ऊपर रन करते हैं, फिर उसमें से देखते हैं कि कौन से ऐसे जीन है जो कॉमन है, कौन से ऐसे जीन है जिस तरह ये वाला जो जीन है ना, इसके अंदर नहीं है, नहीं है ना, ये वाला जीन इसके अंदर नहीं है, ये वाला इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब कुछ ऐसे जीन होंगे जो सबके अंदर कॉमन होंगे। जितनी ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होगी, पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं?
मैनी शेप्स। एक जीन है, फर्ज के हम कहते हैं कि एक आर है, एक छोटा आर है, एक बड़ा आर है। ओके, एक बड़ा आर है, एक छोटा आर है, फिर R1 एक और टाइप आ गई, इसे कहते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी इज गुड। ठीक है, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना वो कहते हैं ना अंडर चेंजिंग क्लाइमेक्टेरिक कंडीशन, कोई एक जीन होगा जो कि ड्राउट को सुप्रेस कर रहा होगा, टॉलरेट कर रहा होगा। कुछ जीन है जो उसकी तरह का, जो हीट को स्ट्रेस कर टॉलरेंस कर रहा होगा। इनमें कोई ना कोई पौधा उसका सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये है ब्रीडिंग मेथड्स कौन कौन सी है, मैंने बताया कि जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है वो है इन्वॉल्व नेचुरल मेथड्स फॉर सिलेक्शन प्लांट विद डिजाइनेबल ट्रेड्स। फिर आ गया मॉडर्न ब्रीडिंग है यूटिलाइज बायोटेक्नोलॉजी फॉर प्रिसाइज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। फिर आ गया मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। इसके अंदर मैं सारा इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो इन्वॉल्व जेनेटिक मार्कर्स है, हम एक जीन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर ये क्या है, मार्कर। ये क्या लिखा हुआ है, मार्कर। मार्कर, मार्कर, जेनेटिक मार्कर। अच्छा, ये क्या करता है लिखने में या टैग करने में, ट्रेस में हम। अच्छा, ये जो मार्कर है ना, ये भी एक जेनेटिक मार्कर जस्ट लाइक दिस मार्कर। वो क्या करता है कि हमें इससे पता चल जाता है कि हमारा जीन किस लोकेशन के ऊपर है, उसका साइज क्या है। फर्ज किया हमारे पास ना जेल के ऊपर हमने रन किया, जो बड़ा आर है ना उसका जेल ऊपर रन करते हैं ना। फर्ज किया हमारे पास ना, इसके साथ ना हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एग्जैक्टली कंपैरिजन के लिए अगर हमारे पास एक स्टिक हो जिसकी लेंथ हो फर्ज किया 1 मीटर, एक स्टिक हो जिसकी हो 2 मीटर, एक स्टिक हो जिसकी लेंथ हो 3 मीटर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगर एक बंदा वो यहां तक आता है, इट मीन उसकी लेंथ कितनी होगी 1 मीटर। एक दूसरा बंदा वो यहां तक आता है, तो अगर एक बंदा यहां पर आ रहा है 1.5। ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि डीएनए के नॉन लेंथ वाले फ्रेगमेंट जो है ना, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ यहाँ पीछे, ये यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये जो है ना ये नॉन है, बल्कि ये 250 बेस पेयर है। इसके अंदर 250 टू 250 बेस पेयर है। अगर इसके सामने कोई फ्रेगमेंट आएगा उसकी भी लेंथ सेम होगी 250। अगर ये 500 है तो यहाँ पर जो आएगा ये 750 है, 1000 है, 2000, 3000, 4000, 5000। ठीक है, ये होता है मार्कर कंपैरिजन के लिए, जिसको कहते हैं नोन मार्कर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। फर्ज किया हमारे पास ये 250 है, ये 500 है, ये 1000 है, ये 1500 है, 2000, ये हम साथ रन कर देते हैं। अच्छा, अगर हमारा एक जीन ये बिल्कुल 500 के सामने उसका आए, फर्ज किया ये है बड़ा आर, ये क्या है, जो छोटा आर है वो 400 इधर आए, 450 के पास, ये हो गया छोटा आर। हमने क्रॉप ली, हमने चेक करना है कि उसके अंदर बड़ा आर है या छोटा आर है। हम क्या करेंगे, उसका डीएनए आइसोलेट करेंगे, उसके ऊपर पीसीआर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पीसीआर। मैं आपको भी डिटेल में इसमें पढ़ाऊंगा कि पीसीआर क्या होता है, इसकी सारी बेसिक जेनेटिक्स में सारी डिटेल में आपको आई विल ट्राई टू कि आप लोगों को बता सकूं कि इसको डिटेल से इंशाल्लाह। ठीक है, अब है। अच्छा, अब हमें इनिशियली पता चल जाएगा कि इस क्रॉप के अंदर बड़ा आर है या छोटा आर है, और हमने वो प्लांट सिलेक्ट करने हैं जिसके अंदर बड़ा आर हो, क्योंकि आर, बड़ा आर का मतलब वो रेजिस्टेंट जीन है, रेजिस्टेंट जीन है। हमने क्रॉप का क्रॉस करवाया, सीड को सीडलिंग स्टेज पे ही हमें पता चल गया कौन सा क्रॉप है जो रेजिस्टेंट वाला है, कौन सा ससेप्टिबल है। अच्छा, अब हमने जेल पे रन किया, फर्स्ट हमने जेल पे रन किया। अगर एक में बड़ा आर आता है, एक सैंपल में, एक में छोटा आर आता है, और एक तीसरा सैंपल आपने रन किया जिसके अंदर ये दोनों आते हैं, अब इसकी जीनोटाइप क्या होगी, आर आर आर।
इसकी आर, इसकी हमने सिर्फ वो लेना है जिसके अंदर कैपिटल आर आए, बस दोनों तरफ बड़ा आर हो। अगर लेकिन पहले लोग क्या करते थे, पहले वो फील्ड ट्रायल लगाते थे, फिर ड्राउट टेस्ट देते थे, फिर वो जो बच जाते थे 6 6 8 8 9 9 महीने के बाद हमें पता चलता था कि कौन सा प्लांट। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल सीड जर्मिनेट करने के बाद सीडलिंग स्टेज के ऊपर हमें पता चल जाता है कौन सा नहीं है। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर। इसकी भी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको जस्ट अभी तो टच दिया है, इसकी में डिटेल ये मार्कर कैसे डेवलप करते हैं, ये सारी कितने तरह के मार्कर्स होते हैं, सारी कहानी में आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसमें डिटेल से आप लोगों को इस कोर्स में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। फिर आ गया जीन एडिटिंग। अब हमारे पास पता चल गया कि इस एक ऐसी क्रॉप है, जीन एडिटिंग क्या है। पर हमारे पास एक बड़ा आर है, एक छोटा आर है। अच्छा, ये जो छोटा आर है ना जिसके अंदर, उसकी यील्ड बड़ी अच्छी है, लेकिन वो रेजिस्टेंट नहीं है किसी एक पैथोजन के अगेंस्ट। अब हम क्या किया जाए, क्या एडिटिंग करते हैं, इसमें आप एडिटिंग नहीं करते, पेपर लिख रहे होते हैं, जब वर्ड के ऊपर आपको वर्ड ना डिलीट करके उसकी जगह नया वर्ड ऐड कर देते हैं। अब हमें पूरे प्लांट की लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये क्रिस्पर एक प्रोटीन है जिसको एक गाइड करता है, एक आरएनए, गाइडेड आरएनए होता है। ये दोनों को इकट्ठा हम प्लांट के टिश्यू कल्चर के करके ना उसके अंदर वो ऐड कर देते हैं। वो क्या करता है कि प्लांट को पूरे को स्कैन करता है, जहां पर छोटा आर होता है वहां लग जाता है, वहां पर गाइडेड आरएनए उसको कहता है कि जहां पर फर्क किया ATGCC, ये है बड़ा आर। छोटा आर जो है वो यहाँ पर ATG, यहाँ पर C की बजाय A है। अगर यहाँ पर A की बजाय C हो जाए तो ये बड़ा आर, ये छोटा आर की बजाय ये बड़ा आर बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तो उसको गाइड कर देते हैं कि यहां पर जाकर यहाँ A को रिप्लेस कर दो विद C। जिस तरह प्लम्बर नहीं होता, प्लम्बर को घर में ले आते हैं, यार देख यार पूरे घर से कितने पानी का मसला है, वो पूरे जिस आजकल वो कंप्यूटर स्कैनिंग करते हैं गाड़ी के अंदर, वो हमें पता चल जाता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्टली ये क्या करता है कि ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू आप क्या करते हैं कि सिर्फ उसी जीन को जाकर एडिट कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। आजकल सबसे ज्यादा जो रिसर्च हो रही है वो जीन एडिटिंग के ऊपर हो रही है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाएंगे कि जीन एडिटिंग करते कैसे हैं, इसके मेथड्स क्या क्या हैं, और इसकी आजकल सक्सेसफुल एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो ऑलरेडी हुई हुई है। ठीक हो गया। आगे आगे ट्रांसजेनिक, इसके अंदर हम कोई ना जीन ऐड कर देते हैं। ये कुछ थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग बहुत कॉमन है। अगर आप ये सीख लेना मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो जो बाहर गए हुए हैं, वो जब वहां पर इन्हीं 3 4 टेक्नोलॉजीज में किसी एक के ऊपर काम कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के ऊपर कर रहे हैं, फ्रूट्स ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वेजिटेबल ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वेजिटेबल जेनेटिक इंप्रूवमेंट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। आगे आ गया केस स्टडी है, दिस सेक्शन विल प्रोवाइड सेवरल केस स्टडीज। ठीक है, अब ये है ना एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि न्यू टोमेटो वैरायटी विद एडवांस फ्लेवर एंड डिजीज रेजिस्टेंस वाज डेवलप्ड। ठीक है, थ्रू प्लांट ब्रीडिंग जो भी है इसका ना। फिर एग्जांपल नंबर 2 है कि ड्राउट वैरायटी डेवलप्ड यूजिंग जीन एडिटिंग। एग्जांपल क्या है, हाई यील्ड हाइब्रिड पेपर। हाइब्रिड के बारे में पढ़ाऊंगा कि हाइब्रिड हम कैसे बना सकते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन क्या होती है, ये की पूरी साइंस है। इसके अंदर ये होता है कि जो आपके हाइब्रिड विगर किसे कहते हैं, पर क्या हम ना एक पेरेंट 1 होता है, एक पेरेंट 2 होता है, इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो F1 बनता है। अगर आप जो F1 है ना दोनों पेरेंट से अच्छा हो
उसे हम हाइब्रिड, उसकी यील्ड दोनों पेरेंट से अच्छी हो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड विगर। अच्छा, अब उसके लिए हमें पेरेंट्स को कैसे बनाना पड़ेगा, वो एक पूरी साइंस है। वो कौन से ऐसे दो पेरेंट्स होंगे, उनको क्रॉस करेंगे तो उसका बच्चा जो है उससे बेहतर होगा। ठीक है, इसकी पूरी एक साइंस है। मैं पूरा एक लेक्चर आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के ऊपर एक दूंगा कि कैसे हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के थ्रू हाइब्रिड विगर को यूज करते हुए हम इसको कर सकते हैं, हाई यील्डिंग पेपर। फिर आ गया एग्जांपल हो पेस्ट रेजिस्टेंस एप्पल वैरायटी यूजिंग ट्रांसजेनिक। ठीक है, अब वो ट्रांसजेनिक कहते बैक्टीरिया के अंदर एक वो बीटी कॉटन आपने पढ़ी होगी, सुना होगा। बीटी एक जीन होता है जिसको बैसिलस थ्रिंजेंसिस एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक क्रिस्टल प्रोटीन होती है जो कि इंसेक्ट की गट को जाकर पैरालाइज कर देती है। इन्होंने वो जीन बैक्टीरिया में सैचुरेट करके एप्पल के अंदर डाला। एप्पल के ऊपर जब इंसेक्ट्स का अटैक होता है तो वो प्रोटीन उसके गट के अंदर चली जाती है। वो प्रोटीन हम एप्पल के फ्लोएम के अंदर एक्सप्रेस करवा देते हैं। वो अब इंसेक्ट क्या आता है, वो खाना खाना खाने आता है, अपनी शुगर लेने आता है, लेकिन साथ में टॉक्सिन भी हम दे देते हैं। वो टॉक्सिन जब उसके इंसेक्ट के गट में जाता है तो इंसेक्ट के गट को पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, किल हो जाता है। ठीक है, तो ये वो सारी सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम आपने नेचर को विदाउट डिस्टर्बिंग नेचर, आपने इस तरह का काम करना है कि पहले ज़रा हमें नेचर को स्टडी करना पड़ेगा कि नेचर में हो क्या रहा है, कैसे एवोल्यूशन हो रही है, नेचर के अंदर होता क्या है, ये डिफरेंट प्लांट्स एनिमल और इंसेक्ट्स आपस में कैसे रहते हैं, और इनके अंदर जीन्स का क्या रोल है, इकोलॉजी क्या है। फिर हम देखेंगे इस इकोसिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जाए विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचर, क्योंकि आपने ब्रीडिंग के थ्रू ऐसा काम करना है कि नेचर भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर आप नेचर को डिस्टर्ब करोगे नेचर हमें तो बर्बाद कर देगी। ठीक है, जिस तरह सुनामी आए हैं, जिस तरह सुनामी आते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। आगे है चैलेंजेस क्या हैं। Horticulture crop breeding encounters challenges such as regulatory hurdles and public perception of GMOs and maintaining genetic diversity, addressing these critical for future. अग्रोनॉमिक क्रॉप के अंदर ना इतना जीएमओ का इतना रौला नहीं है, क्योंकि वो फूड क्रॉप उनमें कम है। आप देख लो कॉटन, शुगर केन है, उसके अंदर प्रोसेसिंग करते हैं, बाद में चीनी वगैरह बनती है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं हम उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो हमारी है ना हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी हॉर्टिकल्चर के अंदर है। पर ये क्यों ज्यादा प्रॉब्लम है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है ना बहुत ज्यादा पेरिशेबल होती है, और उसके ऊपर जितनी चीज ज्यादा पेरिशेबल होगी उतना ज्यादा उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा उतनी उसके ऊपर डिजीजेस ज्यादा आएंगी, क्योंकि प्लांट जो इंसेक्ट्स है ना, उन्होंने क्या पानी भी पीना है और अंदर से शुगर भी लेनी है, इसलिए वो डिजीजेस ज्यादा आती हैं। और अग्रानोमिक क्रॉप सीड ड्राई होती है, इसलिए उसके ऊपर इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना हॉर्टिकल्चर। इसलिए ब्रीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। अब रेजिस्टेंस कैसे, उसको क्रॉप को कैसे ऑटो सेल्फ वो रेजिस्टेंट आ जाए। ठीक है, ये सारी कहानी, इसलिए चैलेंजेस पड़े हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप ब्रीडिंग के अंदर। इसलिए आप देखता होगा कि पुराने जमाने में जो लोग थे ना, वो ज्यादा गंदम ज्वार, गांव में लोग वेजिटेबल नहीं इतनी ग्रो करते थे जितनी ज्यादा ग्रानों में क्रॉप ग्रो होती है, क्योंकि उसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम है, और बहुत अरसा तक आप फर्जिया गंदम को स्टोर भी कर लेंगे तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन ग्रानों में हॉर्टिकल्चर क्रॉप को आप अगर आपने सेव करना है तो आपको हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, उसका कूल चेन चाहिए, पूरे एक वो चीजें चाहिए जिसके थ्रू कोल्ड स्टोरेज चाहिए। अदरवाइज यू कैन नॉट प्रिजर्व नेचर इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है, तो इसलिए इसके प्रॉब्लम भी ज्यादा हैं, इसके चैलेंजेस भी ज्यादा हैं, और इसलिए लोग इसकी तरफ आते नहीं है ब्रीडिंग की तरफ, जहाँ इसकी, इसीलिए हमने इसको चैलेंजेस तो इसलिए इसके इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। जो भी इनोवेशन की बात होती है तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर इनोवेशन है, इनोवेशन अग्रोनॉमिक क्रॉप के अंदर नहीं होती। जितनी भी इनोवेशन, टनल फार्मिंग दे लो, अभी हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी देख लो, जीएमओ देख लो, और ये सारा
भी आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर दो चीजें मिलेगी, ठीक है। इसके बाद है फ्यूचर क्या है इसका, इंक्रीज बायोटेक्नोलॉजी, ग्रेटर रिलायंस और बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर। प्रिसीजन ब्रीडिंग, प्रिसीजन ब्रीडिंग क्या होगी, टारगेटेड ब्रीडिंग, वही उसको ना, इसके लिए हम एडवांस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी दैट लीड्स टू प्रिसाइज देयर इंप्रूवमेंट। फिर 2025 में क्या होगा कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस फोकस ऑन सस्टेनेबल ब्रीडिंग प्रैक्टिस कोप विद क्लाइमेट चेंज। फिर 2030 में क्या होगा, एम्फेसिस ऑन प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब लोग एक चीज को हल निकालेंगे तो नया प्रॉब्लम आ जाएगा, दूसरे का हल निकलेगा। जिस तरह शुरू शुरू में लोगों ने डीडीटी, एक इंसेक्टिसाइड है, वो यूज की, इंसेक्ट मारने शुरू कर दिए उन्होंने। बाद में पता चला कि यार वो डीडीटी ने अंदर सारे वो भी इंसेक्ट भी मार देते जेडे फ्रेंडली से, वे बैन कर दिया। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट विद, उस वक्त पे इन्वायरमेंटल साइंसेस का ओरिजिन आया। पहले लोग इन्वायरमेंटल साइंसेस को साइंस ही नहीं समझते थे, ठीक है। इट मीन जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसके मुताबिक फिर नए सब्जेक्ट, नए, जैसा प्लांट पैथोलॉजी का आगाज कब हुआ था, जब कब हुआ था, जब फेमस फेमाइन आया था आयरलैंड में पोटैटो के ऊपर। उससे पहले प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं था कहीं भी। एक फेमस फेमाइन आया जिसकी वजह से वो एक फंगस थी जिसने जाके पोटैटो को वो सारा तबाह बर्बाद कर, तो पूरी पूरी खेत खत्म हो गए थे। और उसके बाद वो लोग, आयरलैंड के लोग शिफ्ट कर गए थे अमेरिका। आजकल अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर लोग है ना गोरे, वो आयरलैंड के हैं। पोटैटो ब्लाइट की वजह से जो फेमाइन आया था, और उसकी वजह से प्लांट पैथोलॉजी का सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट जो लोगों ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। सुना है कि उस दिन जो ऑटोमन एम्पायर है, जो उसने बड़ी हेल्प की थी इसकी आयरलैंड वालों की। उसमें सल्तनत उस्मानिया होती थी, और सबसे ज्यादा आयरलैंड के लोगों की उस दौरान अगर किसी ने हेल्प की थी ना, वो ऑटोमन एम्पायर ने की थी। और इसीलिए आयरलैंड के लोग तुर्की को या बड़ा सपोर्ट करते हैं इस नजरिए से कि उन्होंने पोटैटो की फमाइन के दौरान ऑटोमन एम्पायर ने हेल्प की थी। आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये चीजें ऐसी क्या है, ताकि आप लोगों को ज्यादा, आप इसका फर्दर, बाकी लास्ट हमारा है कंक्लूजन ये है कि की पॉइंट्स क्या है, टू एम्फसाइज ब्रीडिंग गोल्स टेक्निक एंड रोल ऑफ जेनेटिक्स इन इंप्रूविंग क्रॉप रेजिलियंस। कंटिन्यूड इनोवेशन विल बी क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल क्रॉप इंप्रूवमेंट, जिसकी वजह से हम एड्रेसिंग कर सकते हैं ग्लोबल क्लाइमेट जो है उसका इश्यूज को, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा।